ಹೈಟೆಕ್ ಸಿಟಿ ಹೈದರಾಬಾದಿನ ಯಶೋಧ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ವಿಶೇಷ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಖ್ಯಾತ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ ರಾಜು ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸರ್ಜನ್ ಅವರಿಂದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ. मैं डॉक्टर श्रीकांत राजू हूँ मेरा नाम। मैं क्लिनिकल डायरेक्टर वैस्कुलर सर्जरी कंसल्टेंट वैस्कुलर एंडोवैस्कुलर सर्जन यशोदा हॉस्पिटल हाईटेक सिटी से आए हैं। अभी ये जो पेशेंट चंद्रशेखर जी है, 90 ईयर्स ओल्ड जेंटलमैन है। उनको क्या है कि लेफ्ट फुट में उनको पैर में उंगलियां जो है गैंग्रीन तरह बनाते हैं और सीवियर पेन था उनको पैर में। और इन्होंने मल्टीपल शहरों में जाके उसके लिए इलाज के लिए उन्होंने गए थे। वहाँ सब लोग उनको बिलोनी और एबोनी एम्पुटेशन सजेस्ट किया था, पैर निकालने की सजेस्ट किया था। उस वक्त उनके घर वाले हमें हमारे हॉस्पिटल के बारे में और हमारे बारे में पता करके उन्होंने हमने डायरेक्टली कांटेक्ट किया और इनका तकलीफ हमको बताया था। तो हमने इनको हैदराबाद बुला के उनका जो पैर में खून का रफ्तार है उसमें क्या प्रॉब्लम है हमने उनको सीटी स्कैन के जरिए हमें पता करके उनको एक्सप्लेन किया। ऐसा इंसानों को जैसा पैर में जो ब्लॉकेजेस रहते हैं, जैसा हार्ट में रहते हैं, पैर में भी वैसे ही रहते हैं। और पैर में करना है बोले तो जैसा हम हार्ट में स्टंटिंग करते हैं, हार्ट में बाईपास करते हैं, वैसा पैरों में भी कर सकते हैं। पर फिलहाल उनका एज ज़्यादा है और उनका हेल्थ कंडीशन इतना वीक है, आप देख रहे हो ना, उनका उम्र अराउंड 90 ईयर्स है। अनस्थीसिया देके बाईपास वाला ऐसा सर्जरीज करना उनमें बहुत मुश्किल था और उनके सेहत के लिए ठीक नहीं था और उनका जान का खतरा ज़्यादा हो सकता था। इस दौरान हमने क्या किया, उनको एंडोवैस्कुलर तरीके में करके पहले लेफ्ट लेग का जो मेजर आर्टरीज रहते हैं उसका एंजियोप्लास्टी किया था। करने के बाद भी फिलहाल उनका जो उंगलियों को जाने वाले नसें रहते हैं वो बहुत छोटे छोटे रहते हैं, जैसे धागे की तरह रहता है। उस नसों में खून पहुंचना इस एज में थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि नसें पूरा कैल्शियम के जरिए एक बोन की तरह बन गया होता है और उसमें खून जाना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ऐसे चीजों में हमें क्या करते हैं, जैसा लेटेस्ट ट्रीटमेंट अभी यूएस यूके सिंगापुर में जैसा हो रहा है, स्टेम सेल थेरेपी बोल के करते हैं। जैसे एक बेबी का अम्बिलिकल कॉर्ड से, नया न्यूबॉर्न बेबी का कुछ सेल्स लेके उसको कल्चर करके एक इंजेक्शन के तौर पे बनाते हैं, उसको स्टेम सेल्स बताते हैं। उस इंजेक्शन को हम क्या करते हैं, उनका काफ एरिया में और फुट एरिया में कहाँ पे घाव है उस एरिया में हम इंजेक्ट करते हैं। क्योंकि न्यूबॉर्न जो रहते हैं बच्चों का जो सेल्स रहते हैं उसमें हीलिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा रहता है, नए नए छोटे छोटे नसें बनने में उसे बहुत फायदा मिलता है। तो ऐसा 2 सेशंस इनको करना पड़ा। उसके बाद जो भी गैंग्रीन हुआ था उंगलियां हमने निकाल के वहां पे स्किन ग्राफ्टिंग भी किया था। उसकी वजह से अभी उन्होंने अपने पैर के ऊपर अभी अपने आप खड़े रह रहे और पैर को इस्तेमाल कर पा रहे और बिना दर्द हर रोज सो पा रहे। तो ऐसा एडवांस ट्रीटमेंट सब सही टाइम पे पेशेंट हमारे पास आया तो हम कर सकते हैं। ये आप लोगों के सामने हमें ये केस क्यों प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा डिफिकल्ट केसेस में ही हमने इतना अच्छा रिजल्ट दिया। तो नॉर्मल जो ब्लॉकेजेस रहते हैं वैसे पेशेंट्स को भी हम इससे ज्यादा भी अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। पर क्या है कि लोगों को हार्ट अटैक के बारे में पता है पर लेग अटैक बोले तो किसी को पता नहीं है और पैरों के बारे में कोई भी इतना सीरियसली नहीं लेता है। इसकी वजह से क्या है, बहुत सारे पेशेंट्स अपने उंगलियां या पैर गवा लेते हैं और कुछ लोगों का क्या है, डायबिटीज होने के वास्ते छोटा घाव होने के बाद वो घाव की वजह से पैर को और जिंदगी को भी खतरा होता है। तो सही टाइम पे हमारे जैसे डॉक्टर, जैसा वैस्कुलर सर्जन और जिस हॉस्पिटल में इतने ज्यादा फैसिलिटीज रहते हैं, जिसकी इतना एडवांस ट्रीटमेंट करने के लिए अगर पेशेंट्स हमारे पास जल्दी टाइम पे पहुंचा तो उनका पैर बचा सकते हैं, उनका जिंदगी बचा सकते हैं और उनका फैमिली को भी बचा सकते हैं। क्यों बोले तो बहुत सारे पेशेंट्स हमारे इंडियन पेशेंट सिंगल ब्लड डोनर रहते हैं। ऐसे पेशेंट्स में हमें मेजर एम्पुटेशन किया तो यूजुअली बहुत सारे स्टडीज में ये बताया जाता है कि दूसरा लेग अगले 2 साल में 30% ऑफ लोगों में उसको भी एम्पुटेट करना पड़ता है। और जिस पेशेंट को मेजर एम्पुटेशन होते हैं डिप्रेशन की वजह से और कार्डियक अटैक्स भी आ सकते हैं, जैसा हार्ट अटैक, वो सब आके उनके जिंदगी के ऊपर खतरा हो सकता है। तो हम ये अपॉर्चुनिटी लेके आप सब लोगों के सामने ये केस प्रेजेंट कर रहे हैं ताकि इस गुलबर्गा और जो लोग रहते हैं उनको ये पता चलना चाहिए कि ऐसा एडवांस ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल है और हमारे ट्रीटमेंट से अवेल करते हुए उनको अपने पैर या जिंदगी बचाने के लिए और ज़्यादा हेल्प हो सकता है। थैंक यू। अगर आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स रहते हैं मैडम, ये पेशेंट्स को जब भी ऐसा होता है, पहला बात यह है कि उसको इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन बोल के बोलते हैं।
एक फॉर एग्जांपल इस उम्र में भी जैसा 80 और 90 ईयर्स के उम्र में भी एटलीस्ट इंसान एक 500 मीटर से 1 किलोमीटर तक कंफर्टेबली चलना चाहिए बिना रोके हुए। अगर चलते वक्त उनको काफ में पेन होके उनको खड़ा रहना पड़ा 1-2 मिनट, उनको रेस्ट लेके फिर उसके बाद ही उन्होंने चल पा रहे, इसका ये मतलब है कि खून के रफ्तार में प्रॉब्लम है। उसको इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन कहते हैं, क्योंकि वो अपने निजी जिंदगी में नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रहे बोल के उसका मतलब है, नॉर्मल वॉकिंग नहीं कर पा रहे। और दूसरी बात क्या है, रेस्ट पेन बोल के बोलते हैं। इंसान को सोने के लिए बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि इतना दर्द रहता है कि उनको सुसाइड करने पे मजबूर होने वाला जैसा पेन लगता है। ये दूसरा है, रेस्ट पेन बताते हैं। तीसरा सिम्टम ये है कि उनको गैंग्रीन होता है पैर में। गैंग्रीन का ये मतलब है कि घाव होकर वो सूखता नहीं है, स्मेल आता है और वहां से पस वस वो सब आता है। ये तीनों सिम्टम्स है बोले तो इंसान को ये पेरिफेरल आर्टेरियल डिसीज एसोसिएटेड विद डायबिटीज है बोल के हमें समझना चाहिए। यूजुअली क्या है कि डायबिटीज और स्मोकिंग ये रिस्क फैक्टर्स है। नॉर्मल इंसान को 60 ईयर्स के बाद ये होने की क्षमता ज्यादा रहता है। जिस पेशेंट को डायबिटीज रहता है और स्मोकिंग रहता है, डायबिटीज के साथ कितने साल जी रहे हो और कितने साल वो आप बिना कंट्रोल के जरिए जी रहे हो, वो मैटर करता है। और उसके साथ स्मोकिंग भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है और टोबैको चूइंग भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये बीमारियों में आने में। लोग ये समझते हैं कि मैं 1 सिगरेट पी रहा हूं, वो 10 सिगरेट पी रहा ना, इसलिए उसको हार्ट अटैक आ सकता है, मुझे नहीं आ सकता बोल के सोचते हैं। वैसा नहीं रहता है। आप स्मोकिंग कर रहे हो कि नहीं, इसके ऊपर ही निर्भर रहता है। आप 1 सिगरेट पी के अपने आप को संतुष्ट कर सकते हो कि मैंने कम पी रहा हूं, पर ऐसा बीमारियों को पता नहीं है। हर एक बीमारी के लिए बता रहा हूं, केवल ये पेरिफेरल आर्टेरियल डिसीज ही नहीं है, इवन हार्ट अटैक में ऐसे ही हो सकता है। कोरोनरी कैरोटिड आर्टरी डिसीज बताते हैं, जैसा पेशेंट्स को पैरालिसिस होता है, जो नस दिमाग को जाने वाले नस रहता है वो गले में, उसमें ब्लॉकेज हुआ तो कैरोटिड आर्टरी डिसीज बताते हैं। ऐसा सब डिसीजेस में होने वाला जो बीमारी का जो लक्षण रहता है एक ही तरह का होता है और उसका रिस्क फैक्टर्स भी एक ही तरह का होता है। पर हमारे तरफ से क्या है, हम हार्ट प्रॉब्लम को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जैसा लेग प्रॉब्लम्स को कम इंपॉर्टेंस देते हैं। पर जिंदगी में क्या है, सब चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी है, जैसा हार्ट पैर सब कुछ सकते ना। यूजुअली क्या है कि दो चीजें होते हैं, जैसे आपने सही सवाल पूछा। वेन थ्रोम्बोसिस बोलते हैं उसको, क्या कहते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। उसमें क्या है कि इंसान ज्यादा देर बैठने से, ज्यादा देर खड़े रहने से या ज्यादा ट्रैवल करने से, नॉर्मल इंसानों में, हमारे जैसे इंसानों में भी वो हो सकता है। कुछ लोगों में क्या है, जिस पेशेंट्स में कैंसर है उन लोगों में थोड़ा थ्रोम्बोसिस बनने के चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। और कुछ पेशेंट्स में क्या है, खून में जो प्रोटीन्स रहते हैं, खून पतला करके पानी के जैसे हमारे रगों में दौड़ने के लिए वो प्रोटीन्स यूजुअली हेल्प करते हैं। पर कुछ पेशेंट्स में क्या है, वो प्रोटीन्स का संतुलन सही तरीके से नहीं होने की वजह से क्लॉट ज्यादा बनते हैं। और बहुत सारे इंसानों को ये पता नहीं कि उनमें ये प्रॉब्लम है। यूजुअली 20 ईयर्स के बाद ही ये इंसानों के ऊपर पता चलता है। ऐसा पेशेंट में जब भी पैर फूलता है, उनको वीनस डॉपलर टेस्ट करते हैं, सिंपल टेस्ट है। उसमें क्या है, हमें क्लॉट कहाँ से कहाँ तक है पैर में वो पता चलता है। उसको अर्ली हम डायग्नोज किया तो जो क्लॉट्स पैर में बनते हैं उसमें छोटे छोटे टुकड़े हमारे खून के नसों के जरिए ऊपर जाके सांस लेने वाले नसों में अगर छुप गए तो उसको पल्मोनरी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म बताते हैं। ऐसा होने के बाद इंसान को सांस लेने वाला प्रॉब्लम होके उनको आईसीयू में रखना पड़ सकता है, ऑक्सीजन सपोर्ट रखना पड़ सकता है और उन लोगों को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकता है। और कुछ इंसानों को जिंदगी के लिए भी खतरा हो सकता है। अगर सही टाइम पे उनको डायग्नोज करके खून पतला करने वाला इंजेक्शन चालू करने के बाद अगर उनको प्रोसीजर की जरूरत है तो भी हम किया तो उनको बचा भी सकते हैं। खाली मेल में सिम्टम्स आता है कि नहीं नहीं, ये दोनों जेंडर्स में होता है, मेल और फीमेल में होता है। थोड़ा मेल में ज्यादा रहता है इंडिया में, क्योंकि बहुत सारे लोग स्मोकर्स रहते हैं, इस वास्ते उनका रिस्क ज्यादा रहता है। कितना ड्यूरेशन तक लिया जाता है? यूजुअली क्या है कि अगर हम ओपन सर्जरी जैसा बाईपासेस करें तो उनको थोड़ा 2-3 हफ्ते तक बेड रेस्ट वो सब जरूरत पड़ता है, क्योंकि पैरों में बहुत ज़्यादा जगह पे कट करके हमें ऑपरेशन करना पड़ता है। जब एंडोवास्कुलर करते हैं, छोटे नसों से एक ट्यूब के जरिए एक नीडल लगा के जैसा करते हैं हार्ट के लिए एंजियोप्लास्टी, वैसा किया तो अगले दिन से उन्हें अपने पैर के ऊपर खड़ा रह के छोटे छोटे काम जो है वो अपने आप कर सकते हैं, बिना गाँव है तो पैर में। अगर गाँव है तो वो गाँव सूखने तक उनको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, पर वो भी ज्यादा नहीं होगा।
तो एग्जैक्टली हमें ये आंसर बताना बहुत मुश्किल है। कुछ लोगों में क्या है, 1 हफ्ता 10 दिन में ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ लोगों में 2-3 महीने तक भी होता है। वो क्यों बोले तो जो मेन नस रहता है वो ब्लॉक होने के बाद भी कुछ लोगों को कोलैटरल सप्लाई बोलते हैं, छोटे छोटे नसें बॉडी अपने आप फॉर्म कर लेता है। वो छोटे नसें किस इंसान में ज़्यादा है, उस इंसान में वो पैर और थोड़ा लंबे तौर पे वो प्रॉब्लम को सह सकता है। अगर वो कोलैटरल्स जो बोलते हैं वो बहुत कम रहते हैं इंसान में, उसमें प्रॉब्लम थोड़ा जल्दी आ जाता है। क्या है कि एक्सपेंडिचर जो रहता है हमारे पास, इस ये ट्रीटमेंट जो रहता है बहुत एडवांस ट्रीटमेंट्स रहते हैं। प्लेन एंजियोप्लास्टी एक बाईपास से कंपेयर किया तो आधे खर्चे में हो जाता है, पर उसमें अगर एडवांस ट्रीटमेंट जैसा स्टेम सेल थेरेपी वैसा कुछ करना है बोले तो वो एक ही इंजेक्शन अराउंड 2-2.5 लाख तक ऐसा कुछ खर्चा आता है। स्टेम सेल थेरेपी के बारे में बता रहा हूँ। और एंजियोप्लास्टी बेसिक पैकेज हमें एक 2-2.5 लाख में हो जाता है वैसा। पर उसमें आप ड्रग कोटेड बैलून इस्तेमाल कर रहे हो, स्टंट इस्तेमाल कर रहे हो, कितने स्टंट्स डाल रहे हो, उसके हिसाब से वो ವೇರಿಯೇಷನ್ रहती है। ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಕರ್ ದವಾಖಾನೆ ತೋರಿಸಿದವ್ರಿ, ಒಂದು ಬಕ್ಕೆ ಆಗಿತ್ತದಿ. ಬಕ್ಕೆ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ರಿ ತುರ್ತು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಎಮ್ಮೆ ಎದಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ದ್ರು, ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಹೋಯ್ದ್ರು. ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಟ್ನ ಹಾಕಿ ಜಗ್ಗಿಬಿಟ್ರು. ಎರಡೂ ಬಟ್ಟೆಲ್ಲ ಒಣಗಿಬಿಟ್ರು. ಒಣಗಿಬಿಟ್ರೆ 2-3 ತಾಸು ನೋಡಿದ್ರು ಉರುಪು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆವು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೋಲಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋದೆವು. ಸೋಲಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದೇವ್ರಿ. 7 ದಿನ 9 ದಿನ ತೊಗೊಂಡ್ರು. 9 ದಿನ ತೊಗೊಂಡ್ರು, ಏನೂ ಸುಸುನೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಹ್ಯಾಂಗ್ರಿ ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ತಾನೆ ಕಾಲು ಕಡಿತೇವೆ ಅಂದರು. ಮೊಳಕಾಲ್ತನ ನಾವು ಕಾಲು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವಂದ್ರು. ನಾವೇನಂದೆವು, ನಾವು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ರಿ, ಜೀವ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅದ, ಜೀವನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಕುಂತ್ಗಾಲು ತಿರುಗಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಗೆ ಏನಂದ, ನಾವು ಹೈದ್ರಾಬಾದಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋಣ, ಅಲ್ಲಿ ಚಲೋ ಅದಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೈದ್ರಾಬಾದಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು, ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ರಿ ಅಂದರು. ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ರಿ ಅಂದಾಗ ಸಾಧಾರಣ 90 ವರ್ಷದವರಿಗೆ, ನನಗೆ 90 ವರ್ಷ ಅವ್ರಿ, 90 ವರ್ಷ ಹಿಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಹೇಬ್ರು ಏನಂದರು, ಆಗೋದಾಗದಾಗ ನಾವು ಹಿಡಿಯೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಹಿಡಿದ್ರು, ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ 1 ತಿಂಗಳು ಸವಾ ತಿಂಗಳದಾಗ ಇವು ಪೂರಾ 5 ಬಟ್ಟೆಲ್ಲ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಯದ. ಏನು ಸುಮ್ಮ ಜರ ಹಸಕ್ಕದ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಗೆ ಏನಾರ ಬಡಿತದ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದು ಪಟ್ಟಿ ಅದು ಹಾಕ್ಯಾರ, ಎಲ್ಲ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಾರ. ನಾವು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ 15 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆ ಥರ ರೀ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಮೊಳಕಾಲ್ತನ ಕಾಲು ಕಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕುಂದಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಭಾಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದ ರೀ ದವಾಖಾನೆ ಒಳಗೆ. ಹಾಗೆ ದಿನ 4-5 ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಊಟ, ಮತ್ತು ಸಂಗಟ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಊಟ, ಎಲ್ಲ ಬಾಯಿಗಳು ಅಂಕರ ತೀರಾ ಭಾರಿ. ಏನು ರೀ ಮೇಡಮ್ಗಳು ಅದ್ರ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಒಂದು ಪಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು 10 ಪಟ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೇ ನಾವು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ರೀ. ಹೌದು, ಒಂದು ನಾಟಕಾಗಲಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳೋದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಯಾವ ಗೋಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಗೋಳಿ ತೊಗೊತೇವೆ. ಮತ್ತು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂಕರ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಅಂಕರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಏನು ಬರೀ ಗೋಳಿ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟಗೆ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಏನು ರೀ ಈಗ ನೆಟ್ಟಗೆ ಏನು ರೀ, ಜರ ಕಾಲಿಗೆ ಏನು ರೀ ಬಡ್ದು ಇರ್ತೈತೆ, ಮೆತ್ತಗದ ರೀ ಅದು. ಏನೋ ಪೂರಾ ತೊಗಲಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಸರ್ಜರಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಯಾರಲ್ರಿ, ಮಾಡಿದ್ವಾಗ ನಾಟಕ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿ ಅದ ರೀ. ಆರಾಮದ್ರಿ, ಈಗ ಬೇಕಾದಂಗೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ತನಕ ನಡಿತೀನಿ ನಾನು. ಇದು ಬಡಿಗೆ ಇರಲಾರ್ದೆ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಪ್ಯಾವ್ಟೂಣಿಗೆ ಏರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದ ರೀ. ಹೋರಿ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ತಂಬಾಕಿಲ್ಲ, ಎಲೆ ಇಲ್ಲ, ಅಡಿಕಿಲ್ಲ, ಸಿಗರೇಟ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಪ್ಪು ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲ, ತತ್ತಿಲ್ಲ, ಮೀನಿಲ್ಲ, ಖಂಡಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಶುಗರ್ ಅದ ರೀ.